हेलो स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 11 यानी कि ग्रेविटेशनल। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो मैंने आपके सामने नोट डाउन कर रखा है। सबसे पहले चैप्टर की बिगिनिंग करेंगे यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्मॉल जी के बारे में और फिर स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन डिस्कस करेंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे क्या रहती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी मिलती है, अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं टॉप पे तो ग्रेविटी में क्या इफेक्ट होता है, और वहीं अगर हम डेप्थ में चले जाएंगे तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम टॉपिक लगाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक हमारे सबसे अच्छे यहाँ पे साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था बच्चों, न्यूटन। तो न्यूटन ने हमें बताया था ग्रेविटी के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। उन्होंने बताया कि अगर कोई फल ऊपर से नीचे करा, अगर कोई फल पेड़ से यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो फोर्स वर्क कर रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक को यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे। जैसा कि 9th क्लास में हम पढ़ते हैं कि मेरे पास अगर दो ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2, और मान लिया यूनिवर्स में कहीं पे भी रखे हुए हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है जिसको हम F से डिनोट करते हैं। और मैंने कहा इन ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल r है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले का मास m1 और दूसरे का मास m2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल r है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि F वर्क करता है। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि F की वैल्यू किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो F की वैल्यू डिपेंड करती है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि हम लिख सकते हैं m1 और m2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। यहाँ से बच्चों हमें ये फील होता है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जितना मास कम होगा उतना ही फोर्स हमें कम यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ सेकंड हमारा जो फंक्शन आता है वो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको बच्चों 9th क्लास में हम प्रूव भी करते हैं। इसका जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। बच्चों, हम इसके प्रूफ की भी आपको एक वीडियो बना के देंगे, लेकिन अभी हम इसको डायरेक्टली समझते हैं कि F किस पे डिपेंड करता है, 1/r², यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो बच्चों, हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिली हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशनों से एक रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और अपॉन में r²। तो जब भी बच्चों प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट फंक्शन मिलता है जिसको हम g बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे g लिखा और g के साथ मैंने लिखा m1 m2 और अपॉन में r²। इसको बच्चों बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मास है m1 पहले ऑब्जेक्ट का, मास m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम r से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। g हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जैसा कि मैंने लिख दिया है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसको मास ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट का मास बोलते हैं, इसको दूसरे ऑब्जेक्ट का मास बोलते हैं। आर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कोई बच्चे इसको रेडियस नहीं समझना, ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट को डिनोट कराता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्मॉल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से हमसे बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो बच्चों, हम लिखते हैं, सबसे पहले टॉपिक लगाते हैं डायमेंशन ऑफ जी, यानी कि हमें जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख के दिया था F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन में r²। तो अगर मैं GM1 M2 अपॉन r² हमें वैल्यू जी की निकालनी है तो जी की जगह मैं प्लेस कर सकता था यहाँ पे F r² और m1 और m2। तो ये तो हमें पता चल गया यूनिवर्सल यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका अगर मुझे यहाँ पे डायमेंशन चाहिए तो मुझे फोर्स का डायमेंशन पता करना है, r डिस्टेंस होती है, ये दोनों मासेस हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं mlt माइनस
2। इसी के साथ जो डिस्टेंस है उसको L से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे L स्क्वायर पता चला। और ये दोनों मासेस हैं तो पहले मासेस का m और दूसरे मासेस का फिर से m। तो बच्चों एक मास से एक मास को कैंसिल आउट किया तो जो हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन बचा है, अगर इस फंक्शन को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव इसकी पावर -1 आ जाएगी। और इसी के साथ L की पावर 1 ये है, 2 ये, इनको ऐड करेंगे तो L की पावर 3 मिलेगा और साथ ही में हमें T की पावर -2 मिलेगा। तो ये तो हमें पता चला जी का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। इसी के साथ हम यहाँ पे इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं। तो बच्चों यूनिट हम यहाँ से निकालते हैं तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन। रेडियस को हम क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। सॉरी बच्चों, डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। और अपॉन में मासेस दे रखा है तो मासेस का मतलब किलोग्राम इंटू किलोग्राम का किलोग्राम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें इस तरीके से रिलेशन मिल जाता है। ठीक है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या फिर केजी की पावर -2 भी लिख सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमसे डायमेंशनल और यूनिट्स पूछे जाते हैं तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल जी के बारे में। स्मॉल जी रियलिटी में क्या रहती है। तो बच्चों 9th क्लास में जैसा कि आपने पढ़ रखा होता है, आपने क्वेश्चन भी लगाते हैं तो यहाँ पे आपको जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी जाती है। जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जी बताते हैं कि अगर मैं किसी हाइट पे जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो वो हमारे पास जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है और जैसे ही मैं नीचे आने लगूंगा तो वो हमारे पास इंक्रीज होने लगेगी। जैसा कि मैं आपके सामने एक फिगर बना के देता हूँ। मैंने कहा कि मैंने किसी बॉल को अपवर्ड फेंक दिया तो मेरे पास जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अगर मैंने किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया तो इस केस में जी की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव हो जाती है। तो जी की वैल्यू आपने याद भी होगी आपको कि हम क्या लिखते थे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी आपको वर्टिकली अपवर्ड दिया जाता था तो जी की वैल्यू आप नेगेटिव लेते थे, अगर वहीं आपको वर्टिकली डाउनवर्ड दिया जाता था तो जी की वैल्यू आप पॉजिटिव लेते थे। लेकिन बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कि जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में रियलिटी में रिलेशंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम डिस्कस करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे ही हमें ग्रेविटी ऑफ टॉप का डेरिवेशन कर पाएंगे, इसी के बेस पे हम बॉटम का डेरिवेशन कर पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से समझोगे। तो सबसे पहले मैंने कहा मेरे पास एक अर्थ है और अर्थ की शेप बच्चों मैंने लिख रखी है स्फेरिकल है। ठीक है बच्चों, अर्थ की शेप मेरे पास स्फेरिकल है। मैंने कहा अर्थ की, तो ये अर्थ का सेंटर हो जाएगा कहीं पे। मैंने कहा इसकी रेडियस मैंने r ले रखी है। मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने कहा मेरे पास एक प्लेनेट भी बोल सकते हो आप, ऑर्बिट भी बोल सकते हो, वो अर्थ के सरफेस पे कहीं पे रखा हुआ है। मैंने कहा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m है और अर्थ का मास हमने बच्चों कैपिटल M ले रखा है। ठीक है बच्चों, अगर मैंने अर्थ के सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा तो कहीं ना कहीं वो अर्थ पे एक फोर्स क्रिएट करता है। वो मैंने अभी आपको बताया था, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा अर्थ के सरफेस पे लगाने वाला फोर्स जो हमारे पास है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसका जो हम फॉर्मूला लिख के आते हैं तो हम लिखते हैं जी m1m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करते हैं। जी तो कांस्टेंट फंक्शन होता है तो जी को एज इट इज लिखा। बच्चों पहला मास मैंने मान लिया उस ऑर्बिट या उस प्लेनेट का तो उसको स्मॉल m लिखा, और दूसरा मास मेरा अर्थ का तो इसको मैंने कैपिटल M लिखा। और इसकी जो रेडियस है वो बच्चों हमारे पास r स्क्वायर है, यानी कि इसकी और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास r हो जाएगी। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अर्थ के सरफेस पे अपना एक वेट क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में mg बोलते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे इसके द्वारा एक फोर्स और लगा जिसको हम बोलते हैं F = mg, और ये हमें मिल जाता है इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर से समझोगे बच्चों, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट ने इस अर्थ के सरफेस पे एक फोर्स क्रिएट किया जिसको मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली बच्चों इस ऑब्जेक्ट ने अपना खुद का वेट भी जब डाउनवर्ड जाएगा तो हमारे पास g आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं m × g। ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है F1 और ये दोनों F के टर्म में है। तो मैं लिख सकता था फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम पता चलेगा जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू बच्चों mg। स्मॉल m से स्मॉल m कटा तो यहाँ पे हमें क्या स्मॉल g की जो वैल्यू मिल जाती है वो मिलता है gm अपॉन में r स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि जब भी आपको अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू पूछी जाती है तो आप आंसर दोगे gm/r²। लेकिन बच्चों हमें जो डेरिवेशन करना है, तो नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन है कि ग्रेविटी की वैल्यू टॉप पे क्या मिलेगी और ग्रेविटी की वैल्यू बॉटम पे क्या मिलेगी। पहले आप इसको नोट डाउन करोगे, इसी के साथ अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटी की वैल्यू टॉप पे क्या मिलती है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम टॉपिक लाएंगे कि ग्रेविटी ऑन टॉप, यानी कि बच्चों हमने बोला कि हमें ग्रेविटी ऑन टॉप, तो मैंने बच्चों इसको GH से डिनोट कर दिया। हमें बताना है कि GH की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे gm/r² होती है, लेकिन जैसे ही हम उस पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे टॉप पे, तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सेम सिचुएशन में अगर बच्चों हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड, यानी कि आपने कहीं पर डिगिंग कर दिया, एक गड्ढा खोद दिया, सपोज आप कुएं में नीचे की तरफ जाओगे, तो आप नीचे जाके एनालाइज करोगे कि वहाँ पे भी ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ग्रेविटी टॉप पे भी डिक्रीज होती है और ग्रेविटी कहीं ना कहीं डेप्थ पे भी डिक्रीज होती है। तो इन दोनों डेरिवेशंस को मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो आपको सबसे पहले फिगर से एनालाइज कराऊंगा। ये मैंने कहा बच्चों मेरे पास एक अर्थ है और सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास मैंने m रखा, जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, और मैंने कहा ये अर्थ की रेडियस है, इसको मैंने r बोल दिया, और अर्थ का मास हमारे पास कैपिटल M है। बच्चों इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके गया, मैंने कहा यहाँ पे हम इस कहीं को ऑब्जेक्ट को ले आए, लेके गए बच्चों, तो मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट ने जो हाइट कवर की उसको मैंने h बोल दिया, और इस पॉइंट को मैंने b बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने a बोल दिया, और इसको मैंने o बोल दिया। हमें बताना है बच्चों कि यहाँ पे जो हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी। तो gh की वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इस तरीके के डेरिवेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल रहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने कहा 4 पॉइंट A के लिए डिस्कस करते हैं। तो A के लिए मैंने डिस्कस किया, तो ऑब्जेक्ट का मास m ही है, तो मैंने कहा मास m है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा 4 पॉइंट A के लिए ग्रेविटी हमें मिलेगी gm और अपॉन में r²। जैसा कि बच्चों लास्ट डेरिवेशन में मैंने ये फॉर्मूला प्रूव किया था कि अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो gm/r² होती है। इसी के साथ अब की बार मैंने लिखा 4 पॉइंट B के लिए। तो B के लिए यानी कि GH की वैल्यू लिखना है, तो G तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चों। अर्थ के सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे तो उसका मास सेम ही रहेगा m, लेकिन बच्चों अब उसकी डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगी। तो अब इस GH की रिस्पेक्ट में मैं अर्थ की रिस्पेक्ट में GH की डिस्टेंस देखूंगा, तो हमें कितना मिलेगा, r+h मिल जाएगी। तो इसको मैंने लिखा r+h का होल स्क्वायर। आप यहाँ से फील भी कर सकते हो, ये मैंने कहा ये मेरे पास h थी और ये r है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी मिलेगी, r+h का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम इसका डिवाइड करेंगे, तो मैंने लिखा GH/g। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड किया, तो सबसे पहले मैंने लिखा gm/r+h का होल स्क्वायर, और इसी के साथ अपॉन में gm/r²। तो gm से gm बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो r² है वो टॉप पे आ जाएगा। तो मैंने लिखा r² और अपॉन में r+h का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चों एक रिलेशन जो आ गया उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा। तो बच्चों मैंने क्या किया, सबसे पहला पार्ट आप क्या करोगे, इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे। तो रेसिप्रोकल मैंने इसको किया, तो हमें मिलेगा g/gh और r+h का होल स्क्वायर और अपॉन में r²। ठीक है बच्चों, तो रेसिप्रोकल करने से अब हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास दोनों स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो मैं इसको लिख दूंगा r+h और अपॉन r, इस पूरे का होल स्क्वायर। अगली लाइन बच्चों हम क्या करेंगे, हम इन दोनों r+h को अलग अलग करके सेपरेट करूँगा। तो मैंने लिखा r+r और यहाँ पे h+r। आप बच्चों अच्छे से इसको समझ सकते हो, ये इसका एलसीएम फंक्शन है, तो इसके दोनों के साथ इसको सेपरेट हम कर सकते हैं। तो इससे इसको मैंने कैंसिल किया, तो हमें मिला gh/gh इज इक्वल टू 1+h/r और इसकी पावर 2। तो gh की वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है, तो gh इज इक्वल टू यहाँ से हमें पता चलेगा कितना बच्चों, g/1+h/r और इस पूरे की पावर
2। तो ये तो हमें GH का एक फॉर्मूला पता चला, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको इस फंक्शन से भी पता चल रहा होगा कि GH की वैल्यू हमें डिक्रीज होती हुई दिख रही है, बिकॉज G तो ग्रेविटी है सरफेस पे और उसमें डिवाइड भी किसी फंक्शन का हमें करना पड़ रहा है। तो इससे ये एनालाइज होगा कि हमारी हाइट पे जाके ग्रेविटी भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं बुक में थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं, तो हम बताएंगे थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो बाइनोमियल थ्योरम का बच्चों में क्या मिलेगा, मैंने इसको GH लिखा, ये G लिखा। इस फंक्शन को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 1/h + r और इसकी पावर -2 मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों जब भी किसी पॉजिटिव फंक्शन को अपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। और बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन हमें पता रहता है 1 + x की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + nx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं GS = G 1 - और 2h/r। तो बच्चों बुकों में हमें ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। यहाँ पे आप इसके कुछ न्यूमेरिकल ही बनते हैं, तो हम पहले टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपको कुछ इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी करा के देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होती है ग्रेविटी एट टॉप पे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम अगला जो डेरिवेशन डिस्कस करेंगे कि बॉटम पे भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहती है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बॉटम पे जाने पर भी ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, लेकिन बच्चों उस कंडीशन में हमारे मास पे भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसा कि आपने एनालाइज किया है, अगर आपने कभी जो घूमने वाले झूले होते हैं तो आप कभी ऊपर जाते हो तो ऊपर आपको कुछ फील नहीं होता, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि वो आपके मास में कुछ चेंज हुई, आपकी बॉडी थोड़ी सी हल्का फील करने लगती है। तो सिमिलरली हम अगर ग्रेविटी को डेप्थ में देखेंगे तो डेप्थ पे जाने पे हमारे मास में भी चेंजिंग आ जाती है, लेकिन अगर वहीं बॉटम पे जाएंगे तो बॉटम पे जाने पे मास में चेंजिंग नहीं आती। तो यहाँ पे हमने मास में कोई फंक्शन चेंज नहीं किया, लेकिन जब हम बॉटम के बारे में पढ़ेंगे तो हमें मास में चेंजिंग मिलेगी, तो वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डेप्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या मिलेगी। तो बच्चों डेप्थ पे ग्रेविटी को हम डिनोट कर देंगे G(d) से। तो सबसे पहले हम फिगर से थोड़ा एनालाइज कराते हैं। तो फिगर से अगर आप अच्छे से क्लियर करोगे तो आपको 100% ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा, ये मेरे पास एक अर्थ है, तो इसकी रेडियस R है। ठीक है बच्चों, तो अर्थ है, इसकी रेडियस मैंने R मान रखी है। अब थोड़ा सा अगर आप फील करोगे तो अर्थ मेरे पास इस तरीके से स्फेरिकल है, मुझे इसके अंदर जाना है, तो कहीं ना कहीं आप इसको डिगिंग करोगे, एक गड्ढा सा खोदोगे। तो मैंने कहा ये मेरे पास एक उसका अंदर का पार्ट मैंने इस तरीके से बना दिया है। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताना है कि डिगिंग करने के बाद उसके सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी चेंज होगी। तो ये तो मेरे पास शुरुआत में एक हमारे पास जो मैंने माना ऑर्बिट है, उसका मास मैंने उसकी ग्रेविटी G है, लेकिन जैसे ही डेप्थ पे बात करेंगे तो हमें इस डेप्थ पे सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि ये मेरे पास जो डेप्थ है वो हमें D पता चली, मैंने D को एनालाइज किया, D मान लिया। ये इसका सेंटर, तो ये अर्थ के सरफेस में रेडियस R है। तो बच्चों जो डेप्थ है वो भी स्फेरिकल शेप का है, तो इसकी जो रेडियस हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, R-d²। तो सबसे पहले बच्चों हमने फॉर्मूला लिखा फॉर अर्थ ऑफ सरफेस पे। तो सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू Gm/r², इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो इसका मास m ही था ऑब्जेक्ट का, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ आने लगेगा तो हमें पता चलता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं उसके मास में चेंजिंग आने लगती है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो वही रहेगा, लेकिन मास चेंज हो गया, तो मास को मैंने m' लिखा, और रेडियस भी चेंज हो गई, तो रेडियस की वैल्यू मुझे पता चली R-d²। इसको बोल दिया बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली अपन फिर से वही करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हम डिवाइड करेंगे। तो मैंने लिखा Gd/G Gm' और R-d², और इसी के साथ बच्चों हमें मिला Gm/r²। तो G से G हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो फंक्शन बचे हैं उनको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे, तो R² टॉप पे जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को इधर लिखूंगा, तो मैंने लिखा Gd/G, और हमें जो फंक्शन मिला तो ऊपर मिला m' और m' के साथ R², और इसी के साथ बच्चों हमें मिला m और m के साथ
r माइनस टी का स्क्वायर। अब बच्चों मास की बात करते हैं, तो यहाँ पे मास की बात करते हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी तो हमारी कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे डेंसिटी अर्थ के सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे डेंसिटी तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, चाहे आप ऊपर की बात करोगे चाहे डाउनवर्ड बात करोगे। तो यहाँ पे मैं मास की जगह लिखता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मास m डैश, यानी कि अंदर वाले का मास m डैश है, बाहर वाले का m है, तो मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखने पे वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो अंदर वाले पार्ट का होगा वो कितना होगा बच्चों, स्फेरिकल सरफेस है तो 4/3 पाई, लेकिन उसकी जो रेडियस है वो हमारे पास r माइनस टी की पावर 3, और इनटू में बच्चों कितना लिखा है हमारे पास r स्क्वायर लिखा है। ठीक है बच्चों, अब हम अर्थ के सरफेस की बात करते हैं, टॉप पे जहाँ पे हमारा g है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा था मास, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम वॉल्यूम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, और इसी के साथ हमें फंक्शन मिला r माइनस टी की पावर 2। ठीक है बच्चों, तो इसको आप फिर से समझोगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसे ही मैं डेप्थ में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं उसके मास में भी चेंजेस आने लगती हैं। तो मैंने कहा शुरुआत में उसका मास m था, लेकिन जो चेंज हुआ मास वो हमारे पास m डैश है। तो मैंने कहा अंदर वाले का जो वॉल्यूम मिलेगा तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन बच्चों अंदर की बात करते हैं तो r की वैल्यू r माइनस टी का क्यूब करना पड़ेगा, और जब इस पॉइंट की बात करते हैं तो r की जगह r क्यूब लिख दिया। यहाँ से बच्चों ये दोनों तो कैंसिल आउट हुए, इसको भी बच्चों कैंसिल आउट किया, और यहाँ पे इसको कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास केवल इतना सा फंक्शन बचा GD/G इज इक्वल टू r माइनस टी, और अपॉन में बच्चों r बचा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सेपरेट करेंगे तो हमें पता चला r/r और माइनस का d/r, r से r कैंसिल हुआ तो GD की जो वैल्यू मिलेगी वो GD इज इक्वल टू G और 1 माइनस d/r। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का डेरिवेशन था। हमने आपको बताया यहाँ पे माइनस साइन है, इससे भी हमें ये पता चल रहा है कि G की वैल्यू अगर हम डेप्थ में भी जाते हैं तो डेप्थ में भी G की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अगले लेक्चर में हम इसके और भी आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट।